हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर आपको लैब असिस्टेंट के कोर्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप भी इस कोर्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको लैब असिस्टेंट के कोर्स से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और वहाँ पर आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम डिटेल में पढ़ेंगे गैसियस स्टेट को। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में जो स्टार्टिंग है कि आपकी ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैसीय अवस्था होती है, उसमें पार्टिकल्स का साइज कैसा होता है, किस तरीके से उसमें अरेंजमेंट होता है, क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ये सब हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इनको डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, डायरेक्टली हम गैसियस स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी पदार्थ की जो फिजिकल स्टेट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि उसमें थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा कितनी है और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कैसे हैं, ठीक है, अंतर आणविक बल उसमें किस तरीके के, इनके बीच के बैलेंस जो है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो पदार्थ है वो सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा। अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट को पढ़ने से पहले हम डिटेल में एक बार देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अंतर आणविक बल जो होते हैं आपके, इनको वॉन डेर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। ये वॉन डेर वाल एक साइंटिस्ट थे, उनको सम्मान देने के लिए इन्हें वॉन डेर वाल फोर्सेस या वॉन डेर वाल बल भी कहा जाता है। अब वॉन डेर वाल ने ही आपका रियल गैस इक्वेशन दी थी और उसमें करेक्शंस दिए थे कि किस तरीके से करेक्शन किया जा सकता है आइडियल गैस इक्वेशन को, कि क्योंकि हमारी जो रियल गैसेस थी वो आइडियल गैस से डेविएशन शो कर रही थी। तो उसका क्रेडिट भी जाएगा, इसको भी डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। पहले देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है कि जो आपके अणु हैं, अणुओं के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह के बल होते हैं, आकर्षण बल, प्रकर्षण बल। तो अब यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी जो हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनको हम देखेंगे। पहला है आपका डिस्पर्शन फोर्सेस, जिन्हें हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं और हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकीर्णन बल। अब लंदन फोर्सेस, लंदन भी एक जो है आप रिसर्चर थे, उनके नाम पर दिया गया है इनको। डिस्पर्शन फोर्सेस किसके बीच में होते हैं? मान लीजिए मेरे पास एक ये एटम है, एटम ए, और दूसरा एटम है एटम बी। ये नॉन पोलर है, इसमें कोई ध्रुव नहीं है, कोई पोल्स नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम कोई प्लस माइनस चार्ज यहाँ पर कुछ भी नहीं बना है। हम डायपोल मूवमेंट पढ़ चुके हैं तो आपको पता है उसमें द्विध्रुव मॉलिक्यूल जो अणु बनते हैं उसमें पोल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। लेकिन हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी इंस्टेंट पर इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हो जाए। इंस्टेंटेनियस डायपोल मतलब बिल्कुल क्षणिक, कुछ सेकंड के लिए, कुछ बिल्कुल ही बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज़्यादा हो जाए, एक तरफ कम हो जाए, तो क्या होगा, डायपोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इस एटम में कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस तरफ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यहाँ कम हो गए, क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर डायपोल क्रिएट हो जाएगा। अब इस डायपोल के क्रिएट होने की वजह से बहुत मोमेंटरी, जो बहुत क्षणिक एक डायपोल क्रिएट हुआ है, इसके पास में जो एटम रखा हुआ है, जो अणु है या जो परमाणु है, उसमें भी इंटरेक्शन करेगा। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा, या फिर कह सकते हैं इसके पॉजिटिव पोर्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इस पे क्रिएट हुआ है वो इसके बगल वाले एटम के ऊपर भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ असर डालेगा। इसी को हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। हमें एक सेकंड में हम यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हो सकता है फिर हमें तुरंत उसके नेक्स्ट सेकंड यहाँ पर देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, वो स्टेबल नहीं है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो ये है आपके डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस में जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, मतलब इनमें जो अंतःक्रिया हो रही है, उसकी जो अंतःक्रिया ऊर्जा है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, r की पावर 6 के, ठीक है। r की पावर 6 क्या है, r जो है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दूरी, ठीक है, उसकी पावर 6 उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रम अनुपाती होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं डायपोल फोर्सेस। अब डायपोल फोर्सेस नाम से ही पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर हम दो डायपोल वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो डायपोल क्रिएट हो रहा था ऊपर वाले में, ये टेम्परेरी था, ठीक है, ये टेम्परेरी था। यहाँ पर जो डायपोल है वो परमानेंट है। अगर हम HCl मॉलिक्यूल की बात करें, HCl को हमने डायपोल पढ़ते वक्त भी देखा था, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये Cl के पास ज़्यादा रहता है, Cl अपनी तरफ उसको खींच के रखेगा और इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, और क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर हम परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल है। अब यहाँ पर भी इंट्रैक्शंस होंगे। अगर HCl की बात हो रही है तो HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। HCl में से जो नेगेटिव पार्ट है डाइपोल का वो इसके पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इसी तरीके से हमें और मॉलिक्यूल्स में भी देखने को मिलेगा। तो ये है आपका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या द्विध्रुव बल। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन सेम आता है। ये क्या आएगा, 1/r/6 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर थर्ड है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, प्रेरित द्विध्रुव बल। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आपको कब देखने को मिलते हैं, जब आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है जिसमें एक परमानेंट डाइपोल है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, उसमें कोई डाइपोल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें ऑलरेडी प्लस और माइनस यहाँ डाइपोल्स बने हुए हैं, तो इसका जो निगेटिव वाला पोर्शन है वो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी क्या करेगा, इंट्रैक्शन की वजह से डाइपोल क्रिएट कर देगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इलोंगेट कर देते हैं और इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल पहले से पोलर नहीं था, पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन एक पोलर मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट होके इसके साथ अंतःक्रिया करने से इसके अंदर डाइपोल क्रिएट हो गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, प्रेरित द्विध्रुव बल। एक चीज़ और देखनी है आपको कि ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस है ना, ये बहुत ज़्यादा दूरी तक, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती नहीं है। ऑलमोस्ट 500 पिकोमीटर तक ही हम इसे कंसीडर करेंगे, उससे ज़्यादा दूरी पे हम इसे कंसीडर भी नहीं करेंगे। और इंट्रैक्शन एनर्जी इस केस में भी यही रहेगी, इंट्रैक्शन एनर्जी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। तो ये है आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स। इसके अलावा एक और कैटेगरी हमारी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम अलग तरीके से रखते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये किसके बीच में बन रहे हैं आपके, ये बेसिकली सिर्फ हाइड्रोजन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से, HF, NH और आपका H अगर O के साथ अटैच होता है, यानी जब एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है, सिर्फ तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का बॉन्ड है, एक तरह का आबंध है, तो इन फोर्सेस से ये थोड़ा अलग है, इसलिए इसको अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं मानेंगे, ये अलग कैटेगरी हो गई। अब देखिए गैसियस स्टेट को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे कुछ गैस लॉज। ये जो गैस लॉज है यानी गैस के नियम, ये आपके गैस की मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको रिलेट करते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं गैस से रिलेटेड, एक गैस में क्या हो सकता है, प्रेशर, दाब होता है, टेम्परेचर, तापमान होता है इसमें, मास, द्रव्यमान होता है इसमें, ठीक है, और वॉल्यूम। जो गैसेज हैं वो वॉल्यूम यानी आयतन लेती हैं। तो गैस लॉज में सबसे पहला लॉ हम देखेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है ये पीवी रिलेशन बताएगा, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, दाब और आयतन के बीच में ये संबंध बताएगा। तो बॉयल का जो नियम है वो ये कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हम एक फिक्स मास ऑफ गैस लेते हैं उसका प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हमारी जो, अगर हमने एक गैस ली है कंटेनर में, ठीक है, और उसका मास फिक्स्ड है, m ले लीजिए, या नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट उसे ले सकते हैं, n ले सकते हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रेशर यानी दाब, वॉल्यूम यानी आयतन। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक कांस्टेंट आएगा कि प्रेशर इज इक्वल टू K1 1/V, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये हम इंटरचेंज करें तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, या फिर अगर हम इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू K1, यानी प्रोडक्ट जो है प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट आएगा।
ठीक है, स्थिरांक, ये एक स्थिरांक है। अब PV जो है क्या है आपका, दाब और आयतन का गुणनफल, तो ये क्या आएगा हमेशा कांस्टेंट। K1 को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का स्थिरांक है ये। हम ये भी ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक गैस जो है, इसी में देख लेते हैं, अगर एक गैस है, इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, हमने यहाँ पर क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसका प्रेशर इंक्रीज किया P2, तो जो नया वॉल्यूम आया वो आया V2। तो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि हमने क्या देखा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्रॉस मल्टीप्लाई से V2 को इसके अपॉन में ले जाओ, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये जो रिलेशंस हैं ये हमको न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में काम आते हैं। अच्छा, अगर हमें डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशनशिप देखना है कि कैसे है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, जो द्रव्यमान है अपॉन आयतन लेंगे हम। तो डेंसिटी की जो ये वैल्यू है, यानी हम वॉल्यूम को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को कहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, हम वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर V इज इक्वल टू, V की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, M अपॉन K1, ठीक है, V की जगह पर हमने रख दिया है यहाँ पर M अपॉन K1, और इससे हमारा जो प्रेशर और डेंसिटी में हमारा जो रिलेशनशिप आ रहा है वो क्या आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे जो डेंसिटी यानी कि घनत्व है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर कम करेंगे तो घनत्व कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर इस कंटेनर में मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा क्या होंगे, पास आ जाएंगे, तो घनत्व बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर इसमें कम कर दिया जाए तो उनको और जगह मिल जाएगी, तो यहाँ पर पार्टिकल्स फैल जाएंगे और इससे घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो अगर P और V को प्लॉट किया जाए, ठीक है, इसमें एक्सिस पे मैंने प्रेशर को लिया है, इस एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम यानी आयतन को लिया है। प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम लेंगे तो हमें क्या मिलता है, इस तरह का कर्व मिल रहा है। क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो P और V के बीच में हमको ये कर्व देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, एट कॉन्स्टेंट T, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है, एक निश्चित तापमान पर हमें ये कर्व देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं आइसोथर्म, हिंदी में क्या कहेंगे, समताप वक्र। इसके अलावा और कौन कौन से ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानने, प्रेशर और PV, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल है, इस तरफ अगर हमने यहाँ प्लॉट किया है और यहाँ हम इसे प्रेशर के साथ अगर प्लॉट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं। ये लाइंस पैरेलल होगी टू द प्रेशर एक्सिस, जिस एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया हुआ है उसके यहाँ पर पैरेलल आ जाती है। और तीसरा हमारा जो ग्राफ आता है वो है 1/V को अगर हम प्लॉट करेंगे P के साथ, ये वाला जो है, तो हमें पता है यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। तो ये हमारा टेम्परेचर है T1, T2, T3, कांस्टेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे हमको यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलेंगी। तो ये तीन हमारे ग्राफ हो गए। दूसरा हमारा जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किस में रिलेट करता है, चार्ल्स का नियम रिलेट करता है वॉल्यूम और टेम्परेचर को, आयतन और तापमान को। फ्रेंच केमिस्ट जैकिस चार्ल्स ने दिया था 1787 में, और इसके बाद इसको और ज़्यादा आगे विकसित किया था गै-लुसेक ने। क्या कहता है ये कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री तापमान पर एक फिक्स मास ऑफ गैस मैंने लिया है जिसका वॉल्यूम है V0। अब ये कह रहे हैं कि जब मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, चेंज करूंगी, चाहे मैं उसे इंक्रीज करूं चाहे मैं डिक्रीज करूं, अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर चेंज करूंगी तो वॉल्यूम में कितना फर्क पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम था उसका 1/273.15, ठीक है, ये इतना टेम्परेचर में, इतना वॉल्यूम में चेंज आएगा। अगर मैं तापमान को बढ़ाऊंगी तो वॉल्यूम इतने से बढ़ जाएगा, अगर मैं तापमान को कम करूंगी तो वॉल्यूम यानी आयतन इतने से कम हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि 1 डिग्री सेल्सियस पे मैं तापमान वॉल्यूम ले लेती हूँ V1, तो V1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, V1 इज इक्वल टू नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V0, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा वॉल्यूम था, प्लस ये जो इतना, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना था, ये वाला आ जाएगा फैक्टर मेरा यहाँ पर, V0 यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 + 1/273.15। अब देखिए, जो चीज़ मैंने यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए लिया, अगर मान लीजिए मैं T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रही हूँ, T कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, तो मैंने T डिग्री सेल्सियस के लिए अगर ये लिया तो क्या आएगा मेरा, यहाँ मैं 1 की जगह पे क्या रखूँगी, यहाँ रखूँगी V1 = V0 273.15 प्लस T/273.15, यहाँ LCM ले लिया है, ठीक है, LCM ले लिया है ये हमने, तो इससे हमारा आया। और अगर नहीं आ रहा है तो
इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ बस 1 की जगह पे हमने T लिख दिया है। अब हम इस समीकरण में देखेंगे, यहाँ पर इसमें आप देखिए, अगर मैं T की वैल्यू यहाँ पर -273.15 रखती हूँ तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी और फिर ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही मतलब ये हमारा क्या है, एक ऐसा वॉल्यूम आ गया, 0 वॉल्यूम, जहाँ पर गैस क्या है, 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। और इसके बाद अगर मैं और भी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाऊँ, यानी मैंने माइनस की वैल्यू और भी ज़्यादा अगर कोई बड़ी ले ली है, 300 ले ली है, तो यहाँ पर मेरा वॉल्यूम नेगेटिव में आने लगेगा, जो कि मीनिंगलेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये जो -273.15 है, इसको मान लिया जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, परम शून्य। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो आया है हमारा -273.15, ये आपका किसके बराबर है, ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। यहीं से हमारा निकल के आता है केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन से हमारा यहाँ से निकल के आता है और केल्विन स्केल को ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, केल्विन स्केल पे हमें पता है ना, डिग्री सेल्सियस से अगर हमारे पास कुछ भी वैल्यू है उसमें अगर हमें केल्विन में जाना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें 273 प्लस करते हैं तो हमें केल्विन में वैल्यू मिल जाती है। तो हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल पे यहाँ पर कितना होगा, -273.15। ये हमारा केल्विन स्केल पे होगा, जिसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, और इस स्केल को कहेंगे केल्विन स्केल। अब देखिए, अगर मैं 273.15 को T0 मान लूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है मेरा, T0 मान लिया, और 273.15 को मैंने T यहाँ पर एक स्मॉल t ले लिया, ये वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन्हें रिप्लेस करती हूँ, तो इसकी जगह पर मैं लिखूँगी ये T1 या TT कुछ भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पर जो मेरा ये 273.15 है, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूँगी, T0। अब इसको बस V0 इसके अपॉन में लाए तो मेरा रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, V1/V0 इज इक्वल टू T1 कर लीजिए इसे, T1/T0। ठीक है, यानी मैं कह सकती हूँ V/T जो है मेरा रिलेशन वो कांस्टेंट आएगा, यानी V/T आयतन को अगर मैं तापमान से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे एक वैल्यू जो मिल रही है वो क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू मुझको मिल रही है। अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर ये T इस तरफ आता है तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम यहाँ लिखेंगे K2, जो कि क्या है, एक स्थिरांक। तो V इज इक्वल टू K2/T एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नॉर्म, यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स है, यानी मास ऑफ गैस। एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए एक निश्चित दाब पर हमारा जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो ग्राफ हमारा V और T के बीच में प्लॉट करेंगे तो हमारे क्या आएंगे, यहाँ पर हमको स्ट्रेट लाइंस मिलेगी, क्योंकि हमने क्या रिलेशन देखा, V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमें स्ट्रेट लाइंस मिल रही है। P1, P2, P3, P4 क्या है, अलग अलग प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P4 ग्रेटर है P3 से, ग्रेटर है P2 से, ग्रेटर है P1 से। और इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे बना हुआ है, इसको कहा जाता है आइसोबार या समदाब। गैस लॉज में हमारा थर्ड जो हमारा रूल है या नियम है वो है गे-लुसेक लॉ, इसे एमेंटन्स लॉ भी कहते हैं। अब गे-लुसेक नियम जो है, इससे हमें किसके बीच में रिलेशन मिलता है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, यानी दाब और तापमान के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब एक निश्चित द्रव्यमान के अगर हम गैस ले रहे हैं जिसका वॉल्यूम यानी आयतन भी फिक्स्ड है, तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, डिपेंड करेगा तापमान पर। ये भी लिख सकते हैं हम P/T क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या आ गया यहाँ पर, K3। अच्छा, कोई K3 की जो हमारी वैल्यू या उसका मान है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, कितना मात्रा हमने गैस की ली है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट्स क्या है। P/T कांस्टेंट है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई गैस है जो प्रेशर उसमें P1 है, टेम्परेचर T1 है, अगर उसका हमने प्रेशर चेंज किया P2 तो टेम्परेचर चेंज हुआ उसका T2, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये भी हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है। अच्छा, एवोगैड्रो लॉ की अगर हम बात करें तो एवोगैड्रो लॉ जो है आपका वो कैसे रिलेट करता है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, निश्चित तापमान और निश्चित दाब पर जो आयतन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो इक्वल टू साइन आएगा, एक मेरा यहाँ पे स्थिरांक आएगा, वो स्थिरांक क्या है, K4। K4 जो यहाँ पे स्थिरांक आया, आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स को मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो द्रव्यमान हमको दिया है क्वेश्चन में और जो मोलर मास है गैस का। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो यहाँ से मोलर मास को यहाँ ले जाइए, वॉल्यूम को यहाँ ले आइए, तो ये जो हमारी क्वांटिटी बनी मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान के अपॉन में क्या है, आयतन, ये होती है हमारी डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो यहाँ से हमारा एक और रिलेशन निकल के आ रहा है कि जो मोलर मास है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। अच्छा, यहाँ हमने बात करी गेल-लुसेक लॉ में जो K3 हमारा आया था, कांस्टेंट स्थिरांक आया था, किस किस पर, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। सेम चीज़ हमारी जो पहले के जो हमने नियम पढ़े हैं आपके, पहला हमारा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ भी था, तो उसमें हमारा रह गया, तो इसको देख लेते हैं। बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा था कि हमारा जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है। तो यहाँ पर जो K2 हमारा निकल के, सॉरी K1 जो हमारे यहाँ पर निकल आता है, K1 की वैल्यू डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे, कि हमने कितना मात्रा ली है गैस की, तापमान हमने कितना लिया है, और प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स यानी इकाइयाँ क्या है। और चार्ल्स लॉ में अगर हम देखें तो चार्ल्स लॉ में हमारा क्या था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और हमारा जो द्रव्यमान है या फिर हमारा जो मास या मात्रा हमने गैस के लिए वो भी फिक्स है, वो निश्चित है। तो इस केस में जो K2 हमारा निकल के आता है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, प्रेशर गैस का कितना लिया है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए हैं, और वॉल्यूम की यूनिट्स क्या है। चलिए, अब हमारी ये लॉज हो गए, इनके बेसिस पर अब हमारी निकल के आती है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे हम आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं, इसे जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, सामान्य गैस समीकरण। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारी क्या इक्वेशन निकल के आई है कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। जो आयतन है गैस का वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और फिक्स्ड मास ऑफ गैस पर। चार्ल्स लॉ कहता है कि आयतन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर एंड फिक्स्ड मास ऑफ गैस, और एवोगैड्रो का नियम कहता है कि जो आयतन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। इस P को इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमारा हटेगा तो क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। ये R जो है ये हमारा कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गैस नियंत्रक। इसकी बात अभी और करेंगे। अब देख लेते हैं कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ हमारा क्या है, संयुक्त गैस नियम। मान लीजिए अगर हमने कोई गैस ली जिसमें प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, ठीक है, टेम्परेचर हमारा T1 है, और फिर हमने इसके ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ है इनको चेंज किया, और प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम P1 V1 T1 के लिए अगर हम ये आइडियल गैस इक्वेशन लेंगे, क्या होगा, P1 इंटू V1 अपॉन T1 इक्वल टू NR। और सेकेंड हमारी जो कंडीशन है उनके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू NR। N हमने फिक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। एक गैस में पहले हमने P1 V1 T1 लिया था, उसी के हमने ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज है चेंज किए। तो क्योंकि यहाँ भी NR के इक्वल आ रहा है, यहाँ भी NR के इक्वल आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं एक दूसरे के इक्वल। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यही है हमारा कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, संयुक्त गैस नियम। अच्छा, डेंसिटी और मोलर मास का जो रिलेशन है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अब P को इसके अपॉन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर V को इसके अपॉन में ले जा रहे हैं, RT को इसके अपॉन में ला रहे हैं, तो P अपॉन RT हो गया, N अपॉन V हो गया। नंबर ऑफ मोल्स को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहीं हमने ये लिखा है, N की वैल्यू क्या रखी हमने, N अपॉन कैपिटल M, तो यहाँ रख दी हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ये गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, ये वैल्यू क्या है हमारी, डेंसिटी यानी घनत्व, इसको रख लेंगे D अपॉन M इज इक्वल टू P अपॉन RT, या फिर हम लिख सकते हैं M इज इक्वल टू DRT अपॉन P। अगर
मोलर मास और डेंसिटी को देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है, यानी हमारा जो मोलर मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी यानी घनत्व के। अब बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का नेचर यानी प्रकृति देखते हैं। तो PV = nRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। R की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, NOT को इसके अपॉन में ले जाइए, PV/NT। तो P × V N × T। P जो है हमारा क्या आएगा, P होगा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, दबाव क्या होता है आपका, फोर्स बल अपॉन क्षेत्रफल इनटू वॉल्यूम, और N को मैंने मोल्स लिख लिया है, T हमारा टेम्परेचर है। एरिया हम कैसे लिख सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ का हमें एरिया निकालना होता है, अगर मान लीजिए ये अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ तो इसकी भी साइड है, इसकी भी साइड है, तो क्या हो जाएगा ये A²। तो L² एरिया हो गया, और वॉल्यूम को इसमें लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पावर एक ही L बचेगा। तो फोर्स इंटू लेंथ आ गया, और नीचे है मोल्स इंटू टेम्परेचर। फोर्स इंटू लेंथ होता है आपका वर्क या फिर एनर्जी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हम इसको क्या कहते हैं, वर्क या फिर एनर्जी। तो R = हो गया वर्क अपॉन मोल्स इंटू टेम्परेचर, यानी R को हम कह सकते हैं वर्क डन पर डिग्री पर मोल, ठीक है, वर्क डन पर डिग्री पर मोल। वैल्यूज़ अगर हमें R की लेनी है, वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। तो अगर आप जूल पर केल्विन पर मोल में ले रहे हैं तो कितनी आती है, 8.3144 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर लीटर एटमॉस्फेयर में ले रहे हो उसको तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल आती है। अगर इसे बार में लोगे तो 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब आपका लीटर ही होता है पर केल्विन पर मोल। या फिर कैलोरी में जब इसे लेते हैं तो लेते हैं 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और इस 1.99 को अक्सर हम न्यूमेरिकल्स में सीधे क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो ये है आपकी R की वैल्यूज़, ये याद रखनी चाहिए आपको। और ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.